अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। सबसे पहले तो मेरी तमाम बहनों को रमज़ानुल मुबारक बहुत-बहुत ज़्यादा हो। और आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है सच्ची मोहब्बत। इसे लिखा है तैयबा चौधरी ने। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। चलिए जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। नाज़िया इसने कुछ इस कदर कड़क आवाज़ में पुकारा था कि वो जो कुर्सी पर बैठे-बैठे इसकी बातें सुनते-सुनते पक कर सो गई थी, बुरी तरह से चौंक कर उठी। हाँ, क्या हुआ? इधर-उधर देखने के दरमियान वो हड़बड़ा कर बोली। आरज़ू को गुस्सा चढ़ गया अपने इतने समय से भौंकते रहने पर। मैं बेवकूफ़ हूँ जो पीछे 1 घंटे से बोल रही हूँ, वो गुस्सा ज़ब्त करती हुई दबी-दबी आवाज़ में चिल्लाई, पूछ रही हो या बता रही हो? उठते साथ ही इसका हिस मज़ाक भी जाग चुका था। चम्मच लेते हुए वो कुर्सी से उठकर बैठ की जानिब बढ़ गई थी। मुझे तो नींद आ रही है। तुम भी ये हरून नामा बंद करो और सो जाओ। बेड पर गिर गई। इसने ज़्यादा सर तक तान ली। आरज़ू इससे घूरती रह गई और वह इत्मीनान से आंखें मूंद कर मुस्कुराए अपनी प्यारी नींद की वादियों में उतर गई। आरज़ू फ्लोर कुशन उछालकर मुतालिया की मेज़ की जानिब बढ़ी। मेज़ की दराज खोलकर डायरी निकालते हुए इसने बहुत मोहब्बत से मखमली जिल्द पे हाथ फेरा। और मैं आरज़ू रहीम, जिसे किस्से कहानियाँ बहुत पसंद हैं, जैसे हीर रांझा सस्सी पुन्नू की वो मुलाकातें जो समाज से चुप चुप कर की गई थी, उन मुलाकातों में ख़ास दिलचस्पी है। इस वक्त ऐसी ही एक मोहब्बत की तलबकार हूँ। कलम एक पल के लिए रोक कर इसने नज़र अपनी लिखी तहरीर पर डाली और दूसरी मेज़ के कोने पर पड़ी किताब पर, जिसका रंग गहरा ब्राउन था और इस किताब की हालत बता रही थी कि यह काफ़ी पुरानी किताब है। हाँ, ये किताब वाकई ही पुरानी थी। आरज़ू ने हाथ बढ़ाकर नरमी से किताब की जिल्द को छुआ था, फिर इसे अपनी डायरी पर निगाह टिका कर लिखना शुरू किया। मैं तारीख के सुनहरी पन्नों पर उतरने वाली एक मशहूर मरूफ कहानी बनना चाहती हूँ, एक मुनफरिद कहानी जिसे लोग हमेशा याद रखें। ये लिखते हुए इसके चेहरे पर कई अनदेखी खुशी के रंग बिखरे थे और इन खुशी के रंगों में डूबी हुई आरज़ू को गुमान तक न था कि एक दिन वो ऐसी मोहब्बत से इज्तनाब करेगी। आरज़ू प्लीज़ एक मर्तबा तो मुझे मिल लो, मुझ पे यकीन रखो। हारून इल्तिजा कर रहा था। इधर कहीं आरज़ू के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो भी इसे तो जी भर के देखना चाहती थी। और तस्वीर में जितना भी देखती जी भरता कहाँ। वो तो पिछले 2 सालों से इसकी दीवानी हुई फिर रही थी। अगर वो मैसेज में बिज़ी लिखता तो वो अगले 2 दिन तक इसकी फ्री होने का इंतज़ार करती। अगर वो वेट लिखता तो वो रात 2 बजे तक इसकी कॉल के इंतज़ार में रहती और तब तक मोबाइल इसकी तस्वीर देखती रहती। ये मोहब्बत दिन ब दिन आग पकड़ रही थी। क्या तुम नहीं चाहती कि हम एक-दूसरे के सामने आमने-सामने बैठकर बात करें? वो इससे इस्तफ़सार कर रहा था। मैं नहीं आ सकती हारून, मुझे आम सी मोहब्बत पसंद नहीं। इसने कहा तो हारून ने मुबहिम सी मुस्कुराहट लिए फ़ोन को आंखों के सामने किया। यार, असल में मोहब्बत आम होती ही नहीं, लोग आम होते हैं। इसने गहरी सांस भरते हुए कहा, तो तुम आम हो या हाँस? इससे इस्तफसार किया तो वो हंसा। तुम्हें क्या लगता है खास? इसने होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए कहा। काल काट कर कमरे से निकल गई। आरज़ू इधर आओ। वो गुनगुनाती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी जब अम्मी हजूर ने किचन के दरवाजे से मुंह निकालकर इसे हाँक लगाई। जी मामा, ये काली मिर्च वाला कद्दू अपने अब्बू को दे आओ और जाओ खुद भी बैठकर खाना खा लो। उन्होंने डोंगा इसके हाथ में थमाया। वो सर इस बात पे हिलाकर चल दी। टीवी लॉन्च में रखी खाने की मेज़ पर वालिद और भाई खाना खा रहे थे और टीवी पर खबरें लगी हुई थी। फेसबुक से शुरू हुई और मोहब्बत का एहतमाम खुदकुशी पर हुआ। एंकर अपने महसूस अंदाज में रिपोर्टिंग कर रही थी। इसके हाथ नवाला बनाते रुके, नजरें उठाकर टीवी की जानिब देखा। जी हाँ, ये वाक़या है गुजरात का। लड़का और लड़की ने एक ही दरख्त पर लटक कर अपनी जान दे दी। इनके रिश्तेदारों का कहना है कि दोनों के बढ़ते ताल्लुकात रोकने के लिए घर वालों ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने इंतहाई कदम उठाया। इससे पहले कि एंकर मज़ीद कुछ कहती, वालिद साहब ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। पता नहीं क्या 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 हो गया है आजकल की जनरेशन को। हमारे दौर में इस उम्र में हम गली में मिट्टी के साथ खेलते थे। वाले साहब ने ठंडी सांस भरते हुए अपने माती को याद किया। वो दोनों बहन भाई हंस दिए। क्या कहूँ, मामा से चरसेन के चक्कर काटते हुए वो उंगलियां चटका रही थी। आज बहुत दिनों बाद से हरून से मिलने की इल्तिजा की तो वो कुछ सोचते हुए मान गई थी और अब सेहन के चक्कर काटते हुए मामा के सामना करने के लिए कोई मुनासिब बहाना सोच रही थी। बेहतियार इसके दिमाग में एक तरकीब है। वो मामा के पास आई। मामा, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम सब ने कॉलेज से सीधा इसके घर जाना है। अपना फ़ोन साथ ले जाना, ठीक है? मुझे फ़िक्र रहेगी। मामा ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा और वापस पलट गई। वो मुस्कुरा कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर कंप्यूटर पर फ़िल्म लगाई और आवाज़ कदरे बुलंद रखी ताकि वो हारून से बात कर सके। हारून, का आप कल 12:30 पे मेरे कॉलेज के गेट के सामने हो। इसने हुक्मे अंदाज में कहा। सामने से भी खुशी से भरपूर कहका लगाकर तामील की। जी मैडम, जो हुक्म। अगले दिन तक बहुत एहतियात बरतते हुए इसने अपनी खुशी को छुपाया था। दिल बार-बार धड़क रहा था ज़ोर-ज़ोर से। नीली जीन्स पे गिरे घुटनों से नीचे आती नफीस और हल्के काम वाली शर्ट देवतान की और बालों की ऊंची पोनीटेल में कैद कर ली। मेकअप से पाक गंदमी चेहरा चमक रहा था और वो खुशी थी जो अपने महबूब को देखने की होती है।
एक डर भी था जो इसके दिल के कोने में डंक मारा था। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? लेकिन दिल के इस सवाल को इसने जल्द ही दूसरे सवाल में बदल लिया और अपने बहादुर के साथ कॉलेज पहुँच गई। सारा दिन इसने इंतज़ार की सूली पर गुजारा। दूसरे दोपहर में कॉलेज को छुट्टी हुई तो इसने बैग में से फ़ोन निकाल कर हारून को मैसेज किया, कहाँ हो? कॉलेज के बाहर। इसका जवाब पढ़ते ही आरज़ू के हाथ पाँव काँपने लगे। दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, मगर वो होठ पे काबू पाती, पेशानी पर आए पसीने की बूंदें साफ करती कॉलेज के गेट तक आई। वहाँ जाकर इसे समझ में नहीं आया हारून कौन-सी गाड़ी में है। वो इधर-उधर निगाहें दौड़ाने लगी। हारून गाड़ी में से बाहर निकला और हाथ हिलाकर इसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। धड़कते दिल को संभाले वो शाने पर लटके बैग की स्ट्रिप पर हाथ मजबूती से जुमाई इसकी जानिब बढ़ी। गाड़ी में बैठते ही इसने सर सीट की पुश्त से टिकाया और लंबे-लंबे सांस भरने लगी। न जाने क्यों दिल बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। चंद पल गाड़ी में खामोशी छाई रही। इसने आंखें खोलकर पहली बार तफसील से हारून को देखा। सफ़ेद कुर्ता पजामा, जेबतन के चंद बाल पेशानी पर बिखरे हुए और बाकी समेट कर पफ स्टाइल बनाए हुए वो बहुत शानदार लग रहा था। सफ़ेद चेहरे पर अल्लाह ने बहुत खूबसूरत नैन नक्श खड़े थे। मुस्कुराहट होंठों में छुपाकर वो सर झुका गई। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो सरकार? मध्यम म्यूजिक के साथ साथ स्ट्रिंग पर उंगलियां रक्स कर रही थीं। मैं सोच रही थी कि गला साफ करते हुए वो इसकी जानिब घूम कर बैठ गई। क्या हमेशा की तरह इसका इस्तफसार, मुझसे शादी कब करोगे? इसने पहली मुलाकात में ही दूसरी बात शादी कर दी। वो भी कर लूँगा, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जान तो लें, चहक कर जवाब दिया गया। मगर कब? अभी तो तुम अपना सेकंड ईयर मुकम्मल तो कर लो, इसने समझाते हुए जवाब दिया। ठीक है बोला, बेंच पर सर झुका के, बहुत खूबसूरत लग रही हो वैसे। अच्छा जी, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? वो हंसते हुए बोली। मकसद था कि उसकी मज़ीद तारीफ करे। सच्चे दिल से करे, खलूस से करे और करता ही रहे। नहीं तो सच्ची अगर तुम खूबसूरत ना होती तो भला मेरा दिल तुम्हारी जानब मायल होता? गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए इसकी जानब पूरी तवज्जो दे चुका था। यानी तुम मायल हुए हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। अरे मजाक कर रहा था यार। इसकी इतना नाराज़गी बाम कर वो सफाई देने लगा। आरज़ू, मुझे तुम्हारी आवाज़ से मोहब्बत हुई थी, फिर तुम्हारी सीरत से, फिर हुई सूरत से। याद है मुझे महक के फ़ोन पर कॉल की थी मैंने और जनाब ने उठाई थी? इसने याद करते हुए हंस कर कहा, हाँ। और जी कौन ने मेरी जान ही निकाल दी थी, पता है? वो इसकी जानब देखते हुए बोला, ये दिल इस दिन से तुम्हारे लिए ही धड़कने लगा था और हमेशा तुम्हारे लिए धड़केगा। इसके लहजे में सच्चाई थी। इसकी गहरी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए इसने जल्दी से बात बनाई। तुम्हें मालूम है कि सच्ची पुन्नो ही रांझा भी ऐसे ही हमारे तरह चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते थे? हाँ जानता हूँ, मगर वो लोग तो ठेलों पे मिलते थे ना। हारून ने अब की जिस जगह गाड़ी रोकी थी वो शहर के मेन रोड से काफ़ी पीछे की जगह थी। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और दरमियान में कच्ची सड़क थी। और जहाँ आज तुम मुझे मिलने आए हो ये भी तो सहराई इलाका। देखो कितनी गर्मियाँ यहाँ है। और कहीं मैं इन सहराओं में, वो जज्बात से मगलूब आवाज़ में बोला। आरजू को एकदम माहौल में खालीपन का एहसास हुआ। सुनसान जगह पर एक कार के अंदर वो दोनों अकेले। हफ्फत मिटाने को इसने बात जारी रखी। और तुम्हें मालूम है पन्नू ने सस्सी को छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली थी। हालांकि मोहब्बत तो इसने वो भी बहुत की थी सस्सी से। इसने सस्सी का दुख महसूस करते हुए बोझल आवाज़ में कहा। फिर सस्सी को भी मजबूरी में किसी और से शादी करनी पड़ी। ये सारी बातें बकवास होती हैं आरजू, तुम इन कहानियों पर यकीन मत करो। वो उकताहट से बोला, क्योंकि इसके दिल के जज्बात इससे किसी और बात का मुतालबा कर रहे थे। इसके बावजूद वो सारी ज़िंदगी पुन्नू की ही रही। इसका जिस्म ना सही लेकिन रूह तो पुन्नू की ही रही। वो जहमी से मुस्कुरा लिए यूँ बता रही थी जैसे ही वो तो असल में सच्ची है, जो एक बार फिर से जिंदा होकर अपनी बीती कहानी सुना रही हो। हारून खामोशी से इसी अचंभे से तकता रहा। तुम्हें पता है हारून की सस्सी ने पुन्नू से इश्क किया था, फिर भी वो अपने शोहर के साथ मुखलिस रही। इसने बहुत कोशिश की थी इश्क को बुलाने की, बहुत कोशिश की थी कि इसने वो भूल जाए पुन्नू को, मगर इश्क हाय। एक आंसू आरजू की आंख से टपका। इसने नज़र उठाकर हारून का देखा, मगर इश्क नहीं बुलाया जा सकता। जब सस्सी के दिल में पुन्नू की मोहब्बत की आग ने तबाही मचा दी तो वो सहराओं में भटक गई और फिर इसकी कब्र भी वहाँ बन गई। और वो अपने पुन्नू खान के पास पहुँच ही नहीं सकी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो जा पहुँची थी, मगर वजह खान की बीवी, बच्चे और खान की ज़िंदगी जो कि खुशियों से भरी थी और इसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करना चाहती थी। और आवाज़ अब पूरी तरह आंसुओं में डूब चुकी थी। ओपिका फिर इसे अपने इन गुनाहों की सज़ा मिली जो इसने इश्क में किया। बोलते बोलते वो बुरी तरह से चौंकी थी। हारून ने आंखें सिकोड़े सवालिया अंदाज में इसे देखते हुए न समझी से शाने झुकाए और आरजू का हाथ वो अपने होंठों तक ले जाने लगा था। आरजू ने हल्के से हाथ छुड़वा लिया। हारून, मैं आज तक नहीं समझ सकी कि ये सब मशहूर आशिक मिले क्यों ना। शायद इसलिए कि मोहब्बत जितनी मर्जी सच्ची हो इसमें झूठ की खोट नहीं शामिल होनी चाहिए, इसमें चोरी का अंसर नहीं होना चाहिए। शायद ये झूठ और चोरी ही सच्ची मोहब्बत को खा जाते हैं। अब तुम मुझे एकेडमी छोड़ दो। आरजू ने बहुत जल्दी इन कहानियों से अपने लिए मस्बत रास्ता निकाल लिया था। हारून इसे बेयकीन निगाहों से देखने लगे। ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ। वो अफकी से गोया हुआ। वो जो चाहता था वो भी अधूरा था।
मैं सच्ची या हीर नहीं बनना चाहती अरुण, मुझे किसी कहानी का हिस्सा नहीं बनना, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है। अपनी कहानी अपनी खुद की कहानी लिखनी है, वो इसके इस हाथ को देख रही जो आप नरमी से स्टीयरिंग पे जमे थे। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें सामने बिठाकर देखना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ पल नहीं दे सकती? वो संजीदा हो चुका था, मगर अरुण मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ, कुछ पल नहीं। मैं अपनी इस एक गलती की बदौलत पूरी ज़िंदगी नहीं पछताना चाहती। मुझे तुमसे इश्क है अरुण, सच्ची मोहब्बत है, वो इज़हार मोहब्बत कर रही थी। इसकी आँखों में आँखें डाले खरा सच कह रही थी, लेकिन मैं अपने वालिदैन को भी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि इश्क तो मुझे इनसे भी है और मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो इनकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाएगा। वो तेज़ लहजे में कह रही थी और वो इसे एकटक तकते जा रहा था। मुझे अंदाज़ा हो चुका है हकीकत में यूँ मिलने को अच्छा नहीं समझा जाता। ये कहानियों में ही अच्छा लगता है और आरज़ू किसी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे अकेडमी छोड़ दो। पर सर झुकाए कह रही थी। अरुण कुछ देर इसे तकता रहा और फिर मुस्कुराकर सामने देखने लगा। गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डाल दी। आरज़ू की सांस में सांस आई। सुनो, वो गाड़ी से उतरकर अकेडमी के गेट की जानब बढ़ी तो इसने रोका पलटी। अम्मी को रिश्ते के लिए किस दिन भेजूं? इसके सब चार पर आरज़ू के चेहरे पर छाई उदास सी खुशी में बदल गई। जब तुम चाहो, वो मुस्कुराकर कहती पलट गई। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।